ध्यान समझिएगा, एक थोड़ा सा मोटिवेशन है। और मोटिवेशन क्या है, आज का मोटिवेशन क्या बाबू, कि कह रहा कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ठीक है, मैदान से हारा हुआ इंसान, अगर कोई मैदान में, कोई फील्ड में अगर कोई धावक है, किसी प्रकार का कुछ भी आपका फील्ड, उस फील्ड में आप हार गए हैं, तो आप चाहेंगे तो फिर से जीत सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से हार गए हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए। तो नंबर 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमीबा क्या है। अमीबा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, सांस्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, उत्पाद द्वारा, मुंह द्वारा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर अमीबा है, तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, जल्दी से बताइए। देखो ठंड है, ठंड में कप रहा है, फिर भी आप सभी को पकड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अमीबा अपना भोजन, चलिए अंशु सी है, पिंटू सी है, चंदू सी है, चलिए बबली सी है। देखिए बाबू, तो अमीबा जो है ना, अमीबा अमरनाथ सी, ठीक है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, फुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। ये जो अमीबा, अमीबा की उंगली तुम्हारा रचना दिखता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं। और इसी के माध्यम से क्या करता है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। और अगर अमीबा की बात करें थोड़ा सा, तो अमीबा जो है ना, अमीबा जो है, अमीबा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय जीव है। इसे बोल सकते हैं एक कोशिकीय मृदु जलीय जीव है। ऐसा जो मृदु जलीय मतलब खारे पानी में रहने वाला जीव है। अमीबा का जो आकार होता है, आकार की अगर हम बात कर ले, तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अगर और अमीबा के बारे में जाने, तो अमीबा का भोजन क्या हो जाएगा, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन क्या हो जाएगा, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शैवाल के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, डायटमस हो जाएगा, डायटमस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ये सब अमीबा का क्या है, अमीबा का भोजन है। अमीबा का भोजन क्या हो जाएगा, वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े है ना, डायटमस, बैक्टीरिया, ये सब क्या अमीबा का भोजन है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है सभी को। चलिए उसके बाद, चलिए हम जैसे जानते हैं, बहुत अच्छा बाबू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 1 में बाइबिए में आइबाइबियस में दोनों डिमेंड से सभी, जल्दी से बताइएगा। किस प्रकार के शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए पिंटू बोल रहे हैं 2 का ए है, चलिए 2 का ए, बाइबिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बाइबिए बोल रहे हैं, अंशु 2 ए। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू। आप लोग थोड़ा सा नंबरिंग लगा बोलिए, जय श्री राम जी को, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा, किस प्रकार के शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, 2। चलिए बहुत अच्छा, 2। ठीक है, अमरनाथ ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं शोषण। तो शोषण जो होता है बाबू, शोषण की बात करें तो शोषण 2 प्रकार के होते हैं। शोषण की बात करें तो शोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, शोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है बाइबिए, क्या होता है, बाइबिए। और दूसरा में क्या होता है बाबू, दूसरा होता है अबाइबिए। क्या होता है, अबाइबिए। तो जो बाइबिए शोषण होता है ना, बाइबिए शोषण की अगर हम बात करें, तो जो बाइबिए शोषण होगा, ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बाइबिए शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और अबाइबिए जो शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अनुपस्थिति में। समझ रहे हैं आप। शोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, बाइबिए शोषण और अबाइबिए शोषण। बाइबिए शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं तो अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर बाइबिए शोषण की बात करें तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा, और अबाइबिए शोषण में क्या होता है, कम मात्रा में, क्या, कम मात्रा में, कम
कम मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद और बात कर ले तो जो अवायवीय शोषण होता है ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में इसका पूर्ण दहन नहीं होता, इसका जो है कोशिका द्रव में जो होगा इसका आंशिक दहन होगा। क्या होगा, आंशिक दहन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आंशिक दहन होता है, इसके कारण कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। और जो वायवीय शोषण है जो है कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसका पूर्ण दहन होता है। क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन के कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारा क्वेश्चन वही था कि श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा है ना मुक्त होता है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, वायवीय शोषण। क्या हो जाएगा आपका आंसर, वायवीय शोषण। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। डिटेल करके बता रहा है, तो दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से, थोड़ा सा डिटेल करके बता रहा है। चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग क्या है। मछली का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली का श्वसन अंग क्या है, जल्दी से बताइए। पिंटू यस सर। चलिए बहुत अच्छा बाबू, मछली का श्वसन अंग बताइए बाबू। मछली का श्वसन अंग क्या है, मछली का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है, गिल्स है। चलिए 3 का बी। चलिए बहुत अच्छा, गिल्स सब बोल रहे हैं, गिल्स आंसर 3 का बी। चलिए बहुत अच्छा बाबू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बात यहाँ कर रहा है मछली का, किसका, मछली का। तो हम बात कर ले कि जो श्वसन अंग होते हैं, क्या जो श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंग थोड़ा गलती हो गया। श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन अंग की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ पाया था, तो छोटे है ना, ये सब बोल सकते हैं कीड़े मकोड़ों में। कहाँ पाया जाएगा, है ना, कीड़े मकोड़ों में, कीड़े मकोड़ों में, है ना, कीड़े मकोड़ों में श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। कीड़े मकोड़ों में श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। जैसे टिड्डा, टिड्डा मतलब टिड्डा समझते हैं ना, आपको टिड्डा बोलते हैं। तो जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा उसमें, है ना, श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। दूसरा होता है आपका गिल्स। क्या होता है, गिल्स। गिल्स श्वसन अंग है जो कि जलीय जीव जो है ना श्वसन अंग किसकी सहायता से करते हैं, गिल्स की सहायता से। मछली, तो मछली श्वसन किससे करेगा, गिल्स की सहायता से। तीसरा आपका श्वसन अंग हो जाएगा, तीसरा आपका श्वसन अंग हो जाएगा बाबू फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा। तो फेफड़ा जो है ना बाबू, 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं बाबू, श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स, फेफड़ा। तो श्वास नली या ट्रैकिया से कौन श्वास लेगा, कीड़ा मकोड़ा। गिल्स से कौन लेगा, जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जल में रहने वाले जीव, यानी मछली जैसे हो गया आपका। फेफड़ा जो है ना सबसे विकसित श्वसन अंग है। सबसे विकसित श्वसन अंग कौन सा है, विकसित, सबसे विकसित श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है। फेफड़ा से कौन ले सकता है बाबू, तो फेफड़ा से सर्प ले सकता है, सर्प मतलब सांप ले सकता है, लिजर्ड मतलब छिपकली ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मनुष्य हो सकता है। इस प्रकार से सभी जो भी जीव है ना, पक्षी हो सकता है। ये सब क्या है, फेफड़ा से क्या करता है, श्वसन लेता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और था कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा बाबू, आपका गिल्स हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा बाबू, गिल्स हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए बाबू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इस लाइव सेशन को जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा बाबू, ठीक है। थोड़ा लेट हो जाते हैं बाबू, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, थोड़ा मतलब बहुत लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, सारा काम आप सबको मालूम है, बता के चल सकता है नहीं, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। क्षैतिज कतार, देखिए अब फड़ा हुआ जो कतार उसे हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज कतार। क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज कतार। अब खड़ा जो होता है उसे हम बोलते हैं उदग्र। क्या बोलते हैं हम, उदग्र कतार बोलते हैं। अब आप लोग को मालूम होगा कि क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं और उदग्र कतार को क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले चचा का प्रायोगिक टेबल है, मोसले चचा का प्रायोगिक टेबल है ना, उसमें बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें में क्या कहलाते हैं। चलिए इसका कमेंट आ रहा, पिंटू यस, ठीक है, 4 का ठीक है, अमरनाथ यस, चलिए मासूम बिट्टू यस है, ठीक है। देखिए तो क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, क्षैतिज रहेगा तो बोलेंगे आवर्त। क्या कहेंगे बाबू, उसे आवर्त कहते हैं।
और अगर जो उदर रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम, समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, समूह के नाम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आवर्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आवर्त। देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्या चीज, देखिए तो आपको दिख रहा होगा आप लोग को पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। ये देखिए 36 कतार है, तो 36 कतार की बात करते हैं कि ये आपका 36, 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 6 और 7, कितना हो गया 7। तो अगर हम बात करिए ये सब 36 में क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। और आवर्त की संख्या आधुनिक अवस्था में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। उसी प्रकार आप इसको गिनिएगा ना, इस प्रकार से जो खड़ा है सब क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, वर्ग या समूह की संख्या कितनी हो जाएगी आधुनिक अवस्था में, वर्ग या समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्ग या समूह की संख्या 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आप लोग जल्दी से चलिए, बहुत अच्छा आंसर सुनना। वर्ग या समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू, चलिए उसका अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। जल्दी से बताइएगा आप लोग, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। जल्दी से कमेंट करिएगा। अंशु शर्मा 18 का 18 किंतु 5 का ये, ठीक है। चलिए अंशु शर्मा 5 बच्चे, बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए आप लोग। अंशु पिंटू और कोई बाबू, जल्दी से कमेंट करिए। 7 बच्चे जुड़े हैं, कमेंट आ रहा है सिर्फ एक का, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। अच्छा हम बात कर ले कि एल्युमिनियम है ना, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर सबका परमाणु संख्या लिखिए जल्दी से। ए लिखिए, सबका परमाणु लिखिए, Na परमाणु लिखिए, Mg और Cu सबका परमाणु संख्या लिखिए। तो आप लोग ए लिखिए, से परमाणु संख्या लिखिए जल्दी से। सबका परमाणु संख्या कितना होगा जल्दी से बताइए आप लोग। सबका परमाणु संख्या कितना होता है जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, सबका परमाणु संख्या को। चलिए जल्दी सब बताइए, सबका परमाणु संख्या कितना होगा। कोई नहीं बता रहे, चलिए ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या की बात करें तो 13 हो जाएगा, सोडियम का परमाणु संख्या की बात करें 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो जाएगा, कॉपर का परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या, चलिए बहुत अच्छा। पिंटू 13 11 12 19, कॉपर का 19 में होगा, कॉपर का 29 होगा, कॉपर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ में आ रहा है, वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, वॉइस ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है टार्टरिक। थोड़ा सा इधर हुआ, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। जल्दी से कमेंट करिएगा, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा। चलिए अमरनाथ डी, अंशु 6 का डी, चलिए बहुत अच्छा, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। तो क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश क्लासेस वाला राकेश। चलिए ए बोल रहा है, चलिए ठीक है। तो टार्टरिक अम्ल जो होगा वो इमली में पाया जाता है, कौन सा में, इमली में। टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, इमली में, इमली में, ठीक है। आप लोग टमाटर में बताइए कौन सा में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। संतरा में आप लोग बताइएगा, संतरा में कौन सा अम्ल होगा। चलिए संतरा में कौन सा अम्ल होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, संतरा में कौन सा अम्ल होगा, संतरा में कौन सा अम्ल होगा बाबा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए संतरा में मैलिक है बाबू, सेब में मैलिक अम्ल होता है, सेब में, संतरा में मैलिक अम्ल नहीं होता है, संतरा में मैलिक अम्ल नहीं होता, सेब में मैलिक अम्ल होता है बाबू, ध्यान से देखो। चलिए देखिए इसमें जो है संतरा हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका, ठीक है।
और सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर ले बाबू, तो हम बात कर ले सेब की, इसकी थोड़ा सा हम ऑप्शन से थोड़ा भटक कर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सेब में मैल जमा तो कौन सा, सेब में मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल हो जाएगा बाबू, ठीक है, सेब में मैलिक अम्ल हो जाएगा। अमाशय रस में, अमाशय रस में, तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। और चाय में बात करें, चाय में, तो चाय में टैनिक अम्ल हो जाएगा, कौन सा अम्ल हो जाएगा आपका, चाय में टैनिक अम्ल हो जाएगा, कौन सा अम्ल हो जाएगा, टैनिक अम्ल हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है आप सभी को, चाय में टैनिक अम्ल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बाबू। और जो बच्चे देखिए 10 बच्चे जुड़े हैं, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए तो हम बात कर रहे थे टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इमली में पाया जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शन की चर्चा करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होगा, सेब में मैलिक अम्ल, अमाशय में HCl हो जाएगा बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा हो जाएगा बाबू, टैनिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लोहा, नाइट्रोम, चांदी, रबर, जल्दी से बताएगा। निम्नलिखित में कौन, रिंकू जय श्री राम है, चलिए जय श्री राम, अनुराग सी, अंशु सी, चलिए बहुत अच्छा बाबू। निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है, लोहा, नाइट्रोम, चांदी, रबर, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा बाबू, चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा बाबू, चांदी हो जाएगा, ठीक है। चांदी के बाद कौन होगा, चांदी है, चांदी हो जाएगा। उसके बाद चांदी के बाद कौन हो जाएगा बाबू, चांदी के बाद हो जाएगा आपका चांदी के बाद आपका हो जाएगा तांबा, तांबा के बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम के बाद लोहा हो जाएगा, एल्यूमिनियम के बाद लोहा हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी और उसके बाद कौन होगा, तो चांदी के बाद कौन होगा, तांबा होगा। तो हमारे घरों में देखिए चांदी बहुत महंगा है, तो चांदी का ताप हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो सबसे अच्छा चालक होता है उसका तांबा। इसलिए हमारे घरों में तांबा का तार प्रयोग किया जाता है। किसका तार प्रयोग किया जाता है बाबू, तांबा का तार प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, उसका तांबा भी अगर हल्का फुल्का यूज है तो एल्यूमिनियम का तार उपयोग करते हैं, लोहा का तार बहुत ही कम, ना के बराबर करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होगा, चांदी का होगा। अगर इसमें बात करें सबसे कम प्रतिरोधकता चांदी को होगा, तभी इसमें विद्युत धारा अच्छे से जा रहा है, विद्युत धारा अच्छा से जाएगा तो अच्छा चालक होगा। उसका प्रतिरोधकता ज्यादा होता है तांबा का, उसका एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता ऐसे जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा प्रतिरोधक किसमें हो जाएगा, लोहा का, क्या हो जाएगा, लोहा का। चलिए आगे हम बात करते हैं, 8वां में है विद्युत मोटर। क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता मतलब विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए 8 का डी आ रहा है, ठीक है, आगे जल्दी बताइएगा बाबू, पिंटू 8 का डी, ठीक है। उसका बाद कमेंट करिएगा, रिंकू 8 का बी। चलिए बाबू विकास, चलिए ए, विकास ए। उसके बाद आगे कमेंट करिए बाबू। देखिए तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा ना, तो विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर को विद्युत खा रहा है, तो विद्युत तो वही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है कौन, विद्युत मोटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 चर्चा करें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर इसको हम बोलते हैं, या डायनामो बोलते हैं, क्या बोलता है, डायनामो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर या डायनामो बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका बैटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बैटरी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन का हम चर्चा करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। चलिए अंशु कुमार भी, चलिए बाबू, तो दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्टोमाटा क्या है, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिका, इसे गार्ड सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, गार्ड सेल भी कहते हैं बाबू। द्वार कोशिका को क्या कहते हैं, गार्ड सेल भी कहते हैं। सहचर कोशिका, है ना, चालन कोशिका, मूल रोग, कौन होगा। तो अब जल्दी से कमेंट करिएगा कि अस्टोमाटा खुलता है और बंद होता है,
स्टोमाटा खुलता और बंद होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? अंशु ए, पिंटू ए, चलिए अनुज कुमार ए, विकास ए। चलिए देखिए ध्यान समझिएगा, स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा को एक और नाम से जानते हैं बाबू, उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, हिंदी नाम रंध्र है। तो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा खुलता और बंद होता है, इसको नियंत्रित करता है द्वार कोशिका के गार्ड से। ठीक है, इस प्रकार से समझिए, थोड़ा सा पिक्चर बनाने का प्रयास करते हैं बाबू, थोड़ा सा शॉर्टकट में। ठीक है, इस प्रकार से गार्ड सेल होता है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा स्टोमाटा का पिक्चर होता है। ठीक है, ये स्टोमाटा हो गया। तो यहाँ जो दिख रहा है बाबू आपको, ये दिख रहा है जो यहाँ पर क्या कहला जाएगा? ये आपका गार्ड सेल। ठीक है, अब गार्ड सेल में क्या होता है? गार्ड सेल अगर पानी को अवशोषित कर लिया तो वो फूल जाता है। जो गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल है दोनों पानी को अवशोषित करता है तो क्या होता है? फूल जाता है, और फूलने से स्टोमाटा खुल जाता है। ठीक है, जब जल को अवशोषित करेगा तो हम द्वार कोशिका, तो स्टोमाटा क्या, द्वार कोशिका फूल जाता है, इससे क्या हो जाएगा? ये स्टोमाटा खुल जाता है। और जब ये इसका बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, अर्थात इससे जल निकल कर बाष्पित हो जाता है, तब ये जो द्वार कोशिका सिकुड़ जाता है, जिस कारण स्टोमाटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन करता है बाबू? द्वार कोशिका करता है। स्टोमाटा खुलता और बंद होता है, इसको नियंत्रित करने का काम करता है द्वार कोशिका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 10 नंबर में, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलर विलय। जल्दी से बताइएगा। चलिए 10 नंबर को बताइए, 10 लिखकर कमेंट करिएगा। ठीक है, 10 लिखकर कमेंट करिएगा कि निम्न में से कौन है ना वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए अंशु शर्मा 10 का बी, अनुज सी। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो वृक्क है, वृक्क मतलब होता है किडनी। वृक्क क्या मतलब है इसमें? किडनी। तो एक मनुष्य में कितने किडनी होते हैं? 2 होते हैं। किडनी कितने होते हैं मनुष्य में? 2 होते हैं। किडनी का नाम तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो होता है, यहाँ से छाती, यहाँ जो है, यहाँ से ऊपर वाला को बोलते हैं बछुआ, और यहाँ से नीचे वाला को बोलते हैं उदरगुहा। क्या बोलते हैं? उदरगुहा। तो हम बताइए कि जो किडनी होगा बछुआ में होगा कि उदरगुहा में होगा? वृक्क जो होता है किडनी बछुआ में होगा या उदरगुहा में होगा? तो जल्दी से कमेंट करिएगा। किडनी जो होगा, जो किडनी होगा वो बछुआ में होगा या उदरगुहा में होगा? तो जल्दी से पहले कमेंट करिएगा, किडनी बछुआ में होगा या उदरगुहा में होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए पहले। किसी को मालूम है तो बताइए जल्दी से, किडनी बछुआ में होगा या उदरगुहा में होगा? रिंकू 10। चलिए अमरनाथ उदरगुहा में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला को उदरगुहा बोलते हैं, नीचे वाला को बछुआ बोलते हैं। तो कहाँ एक सेकंड बाबू, ठीक है, हाँ उदरगुहा। ठीक है, अमरनाथ उदरगुहा। ठीक है, ऊपर वाला को बछुआ बोलते हैं, नीचे वाला को उदरगुहा। तो किडनी होगा नीचे, नीचे मतलब उदरगुहा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू। और एक मनुष्य में कितने किडनी होते हैं? 2। इसका आकार की बात करें तो सेम का बीज, सेम का जो बीज होता है ना, उसी के आकार को जैसे इसका क्या होता है? आकार होता है। तो वृक्क किससे मिलकर बना था बाबू? वृक्क किससे मिलकर बना था आपको बताइए? न्यूरॉन, न्यूरॉन होगा, कैसे क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा बाबू? तो अगर हम बात कर ले कि किडनी किससे मिलकर है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? तो क्या बोल दिएगा आप लोग? आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। चलिए बाबू, ठीक है, उधर। चलिए बहुत अच्छा, अमरनाथ पिंटू उधर हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो है एक वृक्क में कितना? एक वृक्क में 10 लाख, कितना? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक वृक्क में। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक वृक्क में। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। जल्दी से बताइएगा, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल, चलिए अंशु शर्मा 10 लाख। चलिए बाबू आगे कमेंट करिएगा, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो को हम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको जो है ना लाइव जो 25-25 क्वेश्चन लाइव करवा रहे हैं और फुल डिटेल के साथ। ठीक है, फुल डिटेल के साथ करवा रहे हैं।
चलिए विकास कुमार ए बोल रहे हैं, अनुष ए बोल रहे हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से, बिट्टू 11 बोल रहे। देखिए अम्ल की बात करें तो अम्ल का पीएच मान, तो अम्लीय देख समझिएगा, अम्ल या बात करिए अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान की बात करें तो क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच मान की बात करें तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का पीएच मान की बात करें तो उदासीन विलयन, उदासीन विलयन के पीएच मान की बात करें तो क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका आंसर क्या? अम्ल है, तो अम्लीय विलयन होगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक होगा, उदासीन रहेगा तो 7 होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? चलिए उसके बाद चलिए इजी इंग्लिश क्लास है। चलिए बहुत अच्छा सर। चलिए 12 नंबर का रहा, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। Na2CO3 Na2CO3 2H2 Na2CO3 10H2 और 5H2। जल्दी से बताइएगा, है ना। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। चलिए बाबू बहुत अच्छा अंशु शर्मा, ठीक है। 12 घंटे का बिट्टू आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होगा क्या? Na2 5H2। क्या हो जाएगा? Na2 5H2O हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन अगला है आपका, आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी, एड्स। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है? बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू, ये जो क्वेश्चन है एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बनाइएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अंशु बोल रहे हैं 13 का ए, चलिए पिंटू बोल रहे हैं ए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बाबू, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए इजी इंग्लिश क्लासेस राकेश सर। चलिए ए बोल रहे हैं अमरनाथ 13 है, मासूम बिट्टू ए, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। जैसे आयोडीन की कमी होगी ना बाबू, तो यहाँ पर घेंघा रोग हो जाएगा, आपको फूल जाएगा। इसको घेंघा रोग, गलगंड रोग के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से? गलगंड, गलगंड रोग के नाम से जानते हैं। गलगंड रोग इसी को कहते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या गलगंड रोग होता है। कौन सा? घेंघा या गलगंड रोग होता है। तो दिक्कत बात समझ में आ रहा है? चलिए बाकी सारे यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। इसके बाद आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि बाबू यहाँ पर जो है ना हमारा जो ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबके ऑप्शन पर डिटेल करेंगे। चलिए 14 में निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? चलिए बताइए, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बाबू। चलिए कोई दिक्कत बोल रहे हैं एक बच्ची, एक सेकंड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता था? घेंघा या गलगंड रोग होता है बाबू, इसमें क्या बताना है तुमसे? चलिए विद्या कुमार, चलिए वो बी होगा। चलिए मासूम बिट्टू। चलिए बताइए निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन? जल्दी से बताइए। 14 का, चलिए 14 का सब ए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, ठीक है। वृद्धि हार्मोन, कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। को दिक्कत यहाँ तक देखिए, इसको थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं चीजों को बाबू। यहाँ से समझिएगा कि जो यहाँ पर ग्रंथि है ना बाबू, हम यहाँ से बात करते हैं नंबर 1 में पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। इसका और नाम है, इसका और नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। दूसरा हो जाएगा बाबू आपको थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड गड्ढा है बाबू, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका पाराथायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पारा थायराइड ग्रंथि,
पाराथायराइड ग्रंथि। उसका चौथा हो जाएगा बाबू आपका, इधर लिख देते हैं हम आपका, चौथा हो जाएगा बाबू आपका, है ना, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका वो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा एड्रीनल। क्या हो जाएगा आपका? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ध्यान समझिए, सब बताएंगे कहाँ होता है, ध्यान समझिएगा। और छठा हो जाएगा आपका जनन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि भी देखेंगे तो दो होगा। नंबर एक में अंडाशय, उसमें दो होगा, एक महिला पाया जाएगा अंडाशय, ये महिला में पाया जाएगा, और दूसरा होगा वृषण। क्या होगा? वृषण, जो कि पुरुष में पाया जाएगा। ठीक है, इसका एक अलग चैप्टर पढ़ने का, ध्यान समझिएगा। तो हम बात करेंगे पिट्यूटरी पीयूष या मास्टर ग्रंथि यहाँ पर पाया जाता है। पिट्यूटरी पीयूष या मास्टर ग्रंथि यहाँ मस्तिष्क में। फिर यहाँ पर होता है वो थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, इसी के जस्ट पीछे पाराथायराइड पाया जाता है। फिर जो होता है आपका, क्या लिखा दिया आपको, फिर उसका लिखा दिया अग्नाशय। यहाँ पर अग्नाशय होता है, उसका किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना, दोनों साइड किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि होता है, फिर जनन ग्रंथि नीचे होता है, और जनन ग्रंथियां दो होती है बाबू। कौन कौन? तो अंडाशय और वृषण। ठीक है। अब बात समझिए, हमको चर्चा से पिछले करना है कि कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो ज्यादा चर्चा करेंगे तो पूरा डिटेल में हम चले जाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है ना, एक वृद्धि पिट्यूटरी ग्रंथि को आगे दो भागों में बांटा गया, अग्रपिंडक, पश्चपिंडक। अग्रपिंडक और पश्चपिंडक, तो रहने देते उसको हम। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। और ये वृद्धि हार्मोन अगर किसी के शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, ये वृद्धि हार्मोन किसी के शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, तो वो एक प्रकार का बीमारी है। उस बीमारी को बोलते हैं भीम कायत्व। क्या बोलते हैं? भीम कायत्व, या इसी को बोलते हैं जायगोटिज्म। क्या बोलते हैं? जायगोटिज्म, जायगोटिज्म बोलते हैं बाबू। और अगर यही जो है वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है, जिसे बोलते हैं बौनापन। क्या बोलते हैं? बौनापन बोलते हैं। ठीक है, बौनापन बोलते हैं, या इसी को ड्वार्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म बोलते हैं। उसके बाकी ऑप्शन पर चर्चा करें। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कौन सा ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये वृषण से निकलता है। कहां से निकलता है? वृषण से निकलता है। और जो इंसुलिन है, इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? तो मधुमेह नामक रोग होता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है सभी को बाबू? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? चलिए 14 15 नंबर का 15 बोलिए, विकास ए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बाबू जल्दी कमेंट करिए आप लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? विकास डी, पिंटू डी, चलिए जल्दी कमेंट करिए। इंग्लिश क्लासेस डी, अमरनाथ डी, ठीक है बाबू, अंशु डी। चलिए बाबू जल्दी बताइए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए जो फूल होता है ना फूल, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आपका पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो होता है नहीं पर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। तो फूल का यही वाला भाग क्या किसमें बदलता है? फल में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीजांड हो जाएगा। इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, तो टाइम ज्यादा हो रहा है बाबू। ठीक है, तो जितना जरूरत आज इसको जल्दी से समझ को खत्म करते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बीजांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। जल्दी से बताइएगा, है ना। कौन होगा? जल्दी से बताइएगा। पिंटू ए बोल रहे हैं बाबू। चलिए पिंटू ए बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाग, है ना, रंगीन होता है? अनुष ए बोल रहे हैं। चलिए जल्दी से आप कमेंट करिएगा, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किताब को देखिएगा, ठीक है, अंशु शर्मा सब एक बोल रहे हैं, अगर आप किताब को देखिएगा तो नेत्र का रंगीन भाग हम बताते हैं बाबू। नेत्र जो होता है हमारा,
तो नेत्र में जो ये आपको दिख रहा है, नेत्र में एक होता है श्वेत पटल जो कि क्या होता है अपारदर्शी, फिर आगे जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है कॉर्निया, उसके पीछे होता है परितारिका या आइरिस। तो जो कलरफुल होता है बाबू वो परितारिका या आइरिस होता है, परितारिका या आइरिस होता है। और कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया पारदर्शी होता है बाबू, क्या होता है कॉर्निया पारदर्शी होता है। किताब में आंसर आपका कॉर्निया ही दे रहा है, लेकिन अगर आप कहीं सर्च करिएगा तो आंसर आपको परितारिका देगा। तो आपको क्या मानना है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो परितारिका होता है। क्या होता है परितारिका होता है। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो आप लोग क्या करिएगा परितारिका मानिएगा। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो परितारिका मानिएगा। ठीक है, इतना बात समझिए। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो परितारिका होता है, इसी को आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया अपारदर्शी होता है, सॉरी कॉर्निया पारदर्शी होता है। क्या होता है पारदर्शी होता है। पारदर्शी होगा तो इसका रंग कहां से होगा बाबू, ठीक है पारदर्शी होगा तो रंग कहां से होगा, ध्यान समझिएगा। क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत सबका समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ये बच्चा का बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि सर कॉर्निया ही तो होता है, कॉर्निया चूंकि नहीं होता है, कॉर्निया उभरा हुआ भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा परितारिका यानी आइरिस होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले है ना और पूर्व 2 मिनट पूर्व 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। मतलब पूर्व मतलब तो पहले ही होता है। तो आप लोग बताइएगा परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्राकृतिक के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्राकृतिक दोनों, जल्दी से बताइएगा। चलिए सबका आंसर अंशु शर्मा, पिंटू बी। चलिए बहुत अच्छा बाबू, इसका राइट आंसर क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य जो है ना वास्तविक सूर्योदय जो है 2 मिनट में वो पहले ही दिखाई दे देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो 2 और 2 दिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन का कितना समय 4 मिनट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है। सूर्य का वास्तविक रंग, सूर्य के प्रकाश का वास्तविक रंग जो होता है श्वेत होता है। क्या होता है श्वेत होता है। कब दिखाई पड़ेगा बाबू ये, तो दोपहर को। कब दोपहर को, दोपहर को कब दिखाई पड़ेगा दोपहर को। सूर्य का वास्तविक रंग क्या होता है श्वेत होता है, जो कि दोपहर को दिखाई पड़ता है। उसके बाद और आगे बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, किसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो हम बात करेंगे किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, परावर्तन किससे होगा दर्पण से या लेंस से, तो परावर्तन दर्पण से होगा। वो क्या दर्पण से, अपरावर्तन का समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है, तो समतल दर्पण है। प्राकृतिक किसके कारण हम दिन में वैसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या होगा प्राकृतिक के कारण हम दिन में ऐसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बाबू, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, 220 वोल्ट पर दिश धारा। दिश मतलब क्या था डीसी होता है। ठीक है, 12 वोल्ट पर दिश धारा और 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती मतलब एसी है ना, 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा मतलब एसी। तो देखिए आपको तो मालूम होगा कि 220 वोल्ट पर होता है और जो कि डीसी नहीं होता वो एसी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। आपको जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है क्या, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिएगा वो जल्दी से पहले आप लोग वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए आप अपना गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या देना है, आपको पैसा पे नहीं करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सिर्फ वीडियोस को लाइक करना है, अगर है ना चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ज्यादा आपको गुरु से प्रेम है, ज्यादा अगर आपको गुरु से ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप लोग क्या करिएगा हमारे चैनल को क्या करिएगा बाबू शेयर करिएगा, अपना स्टोरी लगाइए। ठीक है, जितने सारे ग्रुप है उसमें क्या करिएगा आप उसमें भेजिएगा। ठीक है बाबू, गुरु दक्षिणा हमको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब क्या हमारे शरीर में बेकार अंग है, उस अंग का कोई काम नहीं है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स, जल्दी से बताइएगा। रीढ़ की हड्डी है ना, कान, अंगूठा या अपेंडिक्स, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग बाबू।
चलिए प्रिया कुमारी डी, मासूम बिट्टू यस है। चलिए बहुत अच्छा बाबू। अंशु उमेश का डी, अनुज सी, विकास डी। चलिए बाबू जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, चलिए बहुत अच्छा हो। पिंटू डी, इजी इंग्लिश क्लासेस डी। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग सब। यहाँ पर जो बात कर रहा है अब सेसियम मतलब हमारे शरीर में बेकार अंग है, उस अंग का कोई काम नहीं। देखिए जब हमारे जो जिसमें कहने का मतलब समय के साथ हम लोग के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, ठीक है। जब हम लोग हमारे पूर्वज जब जंगल में रहते थे ज्यादा कंदमूल का सेवन करते थे, और उस कंदमूल को सेवन करते थे उसको पचाने के लिए सेल्यूलोज की आवश्यकता होती थी, जो कि हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक उंगली नुमा रचना पाई जाती है। उसी रचना को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स पहले काम देता था हम लोगों को जब हम लोग कंदमूल का सेवन करते थे, लेकिन अब ये अपेंडिक्स जो है वो ज्यादा कंदमूल मतलब जैसे जो पादप पेड़ पौधों का सेवन ज्यादा नहीं करते, कम ना के बराबर करते हैं मतलब, ठीक है। तो अब इसका यूज हमारे शरीर में कुछ नहीं है। तो अगर डॉक्टर क्या करते हैं, अगर डॉक्टर कहीं पर ऑपरेशन कर रहे हैं और आसपास अपेंडिक्स है, तो डॉक्टर उसी समय क्या करते हैं, काट कर उसको बाहर निकाल देते हैं। कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी काट कर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि शरीर में इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो शरीर में अवशोषी अंग कौन हो जाएगा? अवशेषी अंग क्या हो जाएगा बाबू? आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन है 20 में, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। चिपको आंदोलन आप लोग इसको भी पढ़े होंगे, ये सिर्फ साइंस का क्वेश्चन नहीं है ना। जल्दी से बताइएगा चिपको आंदोलन। चलिए अंशु 20, इजी इंग्लिश क्लासेस ए, विकास ए। चलिए बाबू तो ध्यान से समझिएगा। जो चिपको आंदोलन है ना बाबू, चिपको आंदोलन में क्या होता था कि वहां का एक ठेकेदार वहां क्या करता था, ज्यादा एरिया ले जाता था, तो वन को क्या कर रहा था, काट रहा था। तो वहां के लोग क्या किया, वन से पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, और चिपक कर क्या किए हैं, गाना नहीं है, चिपक कर वन को संरक्षित किए हैं। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बाबू? वन संरक्षण से संबंधित है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। जल्दी से बताइएगा वो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? चलिए इजी इंग्लिश क्लासेस सी, विकास सी, पिंटू सी, मासूम बिट्टू 21 सी। चलिए बहुत अच्छा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6, C6H12O6। अगर आप सभी से हम पूछे अमरनाथ 21 पे सी, अनुज सी। चलिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम आपसे पूछे कि ग्लूकोज में है ना, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु, जल्दी से बताइएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं? आपको का आंसर क्या आएगा? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं? चलिए अंशु शर्मा 6, प्रिया 6, विकास कुमार 6। चलिए बाबू जल्दी से कमेंट करिएगा। विद्या 6, चलिए बहुत अच्छा। मासूम बिट्टू 6, पिंटू 2। देखिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु। आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? तो 6 कार्बन परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, विभवांतर का SI मात्रक होता है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। जल्दी से बताइएगा। विभवांतर का SI मात्रक होता है। प्रिया डी, अंशु शर्मा 22 डी। चलिए बहुत अच्छा। अमरनाथ सी, विद्या ए। चलिए इसमें सबका आंसर अलग अलग बाबू। चलिए अमरनाथ बी, चलिए बहुत अच्छा। विकास ए, ठीक है। इजी इंग्लिश क्लासेस ए, पिंटू बी। उसके बाद आगे जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहाँ का विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा बाबू आपका वोल्ट। क्या हो जाएगा बाबू आपका? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। और ओम किसका मात्रक होता है?
तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या बताया थे कल के क्लास में? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट का तो पढ़िए के ऊपर क्या होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। वोल्ट का क्या होता है बाबू आपका? विभवांतर होता है। ठीक, उसके बाद आपका आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए बाबू उसका आगे अगला क्वेश्चन आपका है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध का निर्माण है ना किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। टिहरी बांध का निर्माण किस बताइएगा? टिहरी बांध का निर्माण है ना किस प्रदेश में किया गया? चलिए सबका आंसर आ रहा है अमरनाथ भी, मासूम भी, यस सर जी। चलिए बहुत अच्छा, आप जल्दी बताइएगा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? प्रिया भी बोल रही है, चलिए विद्या कुमार भी बोल रहे हैं, चलिए विकास भी बोल रहे हैं, चलिए बाबू मासूम बिट्टू, तायस भी, अंशु शर्मा, तायस भी, अनुष भी, चलिए बहुत अच्छा, पिंटू सी, चलिए बाबू बहुत अच्छा, ठीक है सबका। टिहरी बांध जो है किस प्रदेश में बाबू? तो क्या हो जाएगा? उत्तर क्या किस प्रदेश में किया गया है टिहरी बांध का निर्माण? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कहा किया गया है? उत्तराखंड में किया गया और टिहरी बांध उत्तराखंड में, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल कारण होता है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, क्लोरीन। जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अमरनाथ 24 भी, चलिए बहुत अच्छा बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? चलिए विद्या डी, विद्या बी, पिंटू ए, चलिए तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इंग्लिश क्लासेस भी, चलिए अंशु शर्मा 24 भी, अनुष, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो? 25 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए चाहे ना बाबू तो क्वेश्चन को और डिटेल कर दे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन ही कराने में लगभग 1 घंटा का समय लग गया है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कहा रहा निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? वेल, चूहा, हाथी, आदमी। जल्दी से कमेंट करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, किसका होता है जल्दी बताइएगा। चलिए विद्या कुमार बी बोल रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए, ठीक है। विकास बी, पिंटू बी, अंशु बी, मासूम बिट्टू बी, ठीक है। तो ध्यान से सीखिएगा, कुछ बता रहे हैं सीखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अनुष ए, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर सबसे तेज हृदय धड़कन किसका था? सबसे तेज धड़कता किसका? चूहा, ठीक है। अगर चूहा की बात करें तो 330 से, है ना, लगभग 480 बीट, है ना, पर मिनट होता है। 330 से 480 बीट पर मिनट होता है, या इसका हृदय धड़कन इससे भी ज्यादा हो सकता है। हाथी की बात करें तो हाथी का लगभग 30 बीट पर मिनट होता है। कितना? 30 बीट पर मिनट होता है। और मनुष्य का जानते हैं तो 72 बीट पर मिनट होता है, 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे अधिक जो है सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है बाबू? तो चूहा का होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। देख सकते हैं 330 से लेकर 480 बीट पर मिनट होता है। सबसे ज्यादा जो है हृदय धड़कन किसका होता है बाबू? तो चूहा का होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए यस या नो। और इस प्रकार का आप लोग सेशन चाहते हैं बाबू, इस प्रकार का आप लोग रोज सेशन चाहते हैं, आप लोग को गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा? बस आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो सब्सक्राइब कर लिया उसके चलिए गुरु दक्षिणा पूरा हो गया। बाकी को डेली टू डेली क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, ठीक है।
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आप आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके माध्यम से देखिए 9:30 बज चुका है कि लगभग 10 बजने वाला है, 10-20 मिनट के बाद, फिर भी आप लोग के लिए हम क्लास में आकर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्लास नोट के अंदर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रकार से मोटिवेशन जब तक आप लोग नहीं दीजिएगा तो फिर वीडियो क्यों बनाएंगे, तो अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है, ठीक है, इसी प्रकार से हम कमेंट करते रहिएगा। चलिए सेशन को जल्दी से एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। अब